नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले तो हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि इस साल आप बेरोजगारी से भी स्वतंत्र हो जाएंगे। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, यूपी SSSC पीईटी बाढ़ से कई परीक्षा केंद्र डूबे। बहुत सारे जिलों में उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई है। हालांकि प्रयागराज की अगर बात करें तो कल से थोड़ा सा गिरावट आई है गंगा जी और यमुना जी दोनों के जलस्तर पर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है। वहाँ के जो परीक्षा केंद्र तक जाने की जो रास्ताएं हैं वो डूबी हुई हैं और परीक्षा केंद्र भी बहुत सारे डूब गए हैं। और इसी के साथ में जो कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो नहीं डूबे, तो वहाँ पर बाढ़ राहत शिविर बना दिया गया है। जो नीचे के जो लोग हैं वो वहाँ पर रुके हुए हैं अथवा उनको कार्यालय बना दिया गया है, राहत सामग्री वहाँ पर रखी हुई है। तो इसके लिए इसको यूपी SSSC ने संज्ञान में लिया है और वहाँ के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इन परीक्षा केंद्रों पर निर्णय लें और दूसरे परीक्षा केंद्र बनाए जाएं। सोमवार तक जो जिलाधिकारी हैं ऐसे जिलों के वो भी रिपोर्ट दे देंगे नया परीक्षा केंद्र की, और तभी आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी होंगे और इस पर निर्णय ले लिया गया है। देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के खाली 30,000 पदों पर भर्ती के लिए 24 अगस्त को आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों को बदलने का फैसला किया है। और आयोग ने जिलाधिकारियों से ऐसे परीक्षा केंद्रों को सोमवार तक बदलने की सूचना उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इसके बाद 17 अगस्त तक प्रवेश पत्र को ऑनलाइन करने की तैयारी है। वहीं पर नीचे लिखा है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए करीब 2200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से कई परीक्षा केंद्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बना दिए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने जिलाधिकारियों से कहा है कि बाढ़ प्रभावित या फिर जल भराव वाले क्षेत्रों में बनाए गए केंद्रों को बदल करके दूसरे स्थानों पर बनाते हुए इसकी सूचना जल्द उपलब्ध करा दी जाए। जिलाधिकारियों से सोमवार की शाम तक इस संबंध में शपथ पत्र भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके बाद प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारियां ऑनलाइन कर दी जाएंगी। तो इसके बाद में ही अब आप लोगों के जो एडमिट कार्ड जारी होंगे, यानी कि मंगलवार तक अब आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो सकते हैं। परीक्षा में धांधली रोकने के लिए लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया गया है। परीक्षा केंद्रों को आयोग में बनाए गए मुख्य कंट्रोल रूम के सर्वर से जोड़ा जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष स्वयं सभी केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखेंगे। हर परीक्षा केंद्र में एक कंट्रोल रूम होगा जहां से प्रत्येक कक्ष व गैलरी की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से लाइव नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कमरे में अधिकतम 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस बार स्वच्छता को लेकर के यूपी SSSC ने बहुत सारी एजेंसियों का सहारा लिया है केवल एक परीक्षा में। देखिए लिखा हुआ है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए 4 एजेंसियों को अलग अलग काम दिया गया है। प्रश्न पत्र के लिए अलग एजेंसी है, परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए अलग एजेंसी है, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा और स्कैनिंग के लिए अलग अलग एजेंसियों को काम दिया गया है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र की जानकारी एसएमएस के जरिए दे दी जाएगी। महिलाओं और दिव्यांगों को उनके गृह जिले में परीक्षा की सुविधा दी गई है और जो दूसरे जो छात्र हैं उनको अपने पड़ोसी जिला में भेजा गया है। वहीं पर यूपी SSSC पीईटी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं, खासतौर से शुचिता को लेकर के। ये दूसरे समाचार पत्र में लिखा हुआ है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पालीवाल समिति की कई सिफारिशों को लागू करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्ती बोर्ड जितनी भी परीक्षाएं होती वहां पर भ्रष्टाचार इत्यादि को कंट्रोल करने के लिए 2 साल पहले एक कमेटी बनाई गई थी, पालीवाल समिति। उसमें पालीवाल समिति जो सीबी पालीवाल थे यूपी SSSC के पूर्व चेयरमैन, उनके अध्यक्षता में, तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से रोका जाए, पेपर द्विस्तरीय प्रणाली में किया जाए, सीसीटीवी हो, बायोमेट्रिक हो, अलग अलग एजेंसियां हों जिससे पेपर आउट ना हो। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। अब उसी को लागू कर रहा है यूपी SSSC। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि पालीवाल समिति की कई सिफारिशों को लागू करने जा रहा है। आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को विकेंद्रित करते हुए 4 एजेंसियों को सौंप दी है। इसके अलावा पीईटी पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। पहले
एक ही एजेंसी करवाती थी, एक या दो एजेंसियां हुआ करती थी, और उन एजेंसियों पर बहुत सारी जो एजेंसियां हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगा, उनकी जांच हो रही है, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। बहुत सारे ऐसे मामले आए जिनमें अंदर से छेड़छाड़ की गई थी, यानी कि बायोमेट्रिक में छेड़छाड़ की गई, ओएमआर निकाल करके भर दी गई, विद्यार्थी खाली ओएमआर रख दिया करते थे और परीक्षा एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा मिली भगत से जैसे भी है वो बहुत सारे मामले इस तरीके से निकल करके आए। इसी के बाद से अब जो है परीक्षा एजेंसियां अलग अलग कई कर दिया गया कि मूल्यांकन के लिए दूसरी होगी, परीक्षा कंडक्ट दूसरी करवाएगी। और वहीं पर नीचे लिखा है कि आयोग ने पारदर्शी व जवाबदेह भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रश्न पत्र, परीक्षा केंद्र, सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा तथा स्कैनिंग संबंधी व्यवस्थाएं व कार्रवाई अलग अलग एजेंसियों को सौंप दी है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कंट्रोल रूम होगा, जहां से प्रत्येक कक्ष व गैलरी की गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। केंद्र का कंट्रोल रूम केंद्राध्यक्ष की निगरानी में होगा। इसी तरह आयोग कार्यालय में भी एक कंट्रोल बनाने की योजना है, यहां से किसी भी परीक्षा केंद्र की गतिविधियों को देखा जा सकता है। परीक्षा केंद्र तय करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी DIOS परीक्षा एजेंसी को संयुक्त रूप से दी गई है। केंद्र की अच्छी ख्याति को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है और 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होने जा रही है। लगभग 20,73,540 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन दिया है, इसलिए इनके लिए 86,397 कमरों की जरूरत है। तो जब तक परीक्षा केंद्रों पर निर्णय नहीं हो जाएगा, इनमें बदलाव नहीं हो जाएगा सोमवार तक, तब तक आप लोगों के जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं UPTET नोटिफिकेशन की। UPTET नोटिफिकेशन के बारे में मैंने कल भी शाम को वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं कि UPTET का जो नोटिफिकेशन है वो इस महीने नहीं आ रहा। UPTET का नोटिफिकेशन अब सितंबर के महीने में आएगा। जानकारी मिली है कि ये जो नोटिफिकेशन है वो 20 से लेकर के 20 या 22 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा, जो नया प्रस्ताव बना करके भेजा जा रहा है। परीक्षा जो है वो अब नवंबर के प्रथम सप्ताह में हो सकती है, या प्रथम सप्ताह नहीं तो कम से कम 5 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में जो आपकी परीक्षा की जो डेट है वो हो सकती है। अगली सूचना कि ये 17 OBC जातियां अब अनुसूचित जाति में शामिल। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे आरक्षण का चिन्ह निकल करके आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे सबको आरक्षण दे देने से भारत की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जितनी भी बेरोजगारी है वो समाप्त हो जाएगी, जितने भी रिक्त पद हैं सभी रिक्त पद भर जाएंगे। ये देखिए लिखा हुआ है कि निषाद समेत 17 अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा आरक्षण। लिखा है नड्डा और शाह से संजय निषाद की मुलाकात के साथ मजबूत हुई संभावनाएं। पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पाले में लामबंद करने के विपक्षी दलों के प्रयास को करारा झटका लग सकता है। पूरी संभावना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार निषाद की उपजातियों सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी कर दें। शनिवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके पुत्र सांसद प्रवीण निषाद को यह आश्वासन मिल चुका है और विधानसभा चुनाव आते ही अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कई छोटी दलों ने तेज कर दी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा दे करके ऐसी 17 अति पिछड़ी जातियों में से खास तौर से निषादों को अपने पाले में खींचने का प्रयास शुरू कर दिया है। तो दरअसल ये 17 में से 13 उपजातियां निषाद समाज की हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लोकसभा, राज्यसभा और हर जगह आजकल आरक्षण की चर्चाएं, कानून की चर्चाएं निकल करके आ रही हैं कि आप जितने भी रिक्त पद हैं, जो पार्टी जितने खाली जो पद हैं उन पर भर्ती करेगी, उन्हीं के साथ में हम अलायंस करेंगे। और रोजगार को आखिरकार मुद्दा क्यों नहीं बनाया जाता है विपक्ष की पार्टियों के द्वारा भी और जो वर्तमान जो सरकार है उसके द्वारा भी। परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रणाली, इस पर चर्चा होनी चाहिए चुनाव के समय। खैर, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी खबरों की। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से एक भर्ती आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें कुछ विषयों को शामिल नहीं किया गया था। उसी मामले में लिखा हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर चयन मामले में जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पर्यावरण विज्ञान में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बॉटनी और जूलॉजी विषयों में सहायक आचार्य के चयन में अनंतिम रूप से शामिल होने का हकदार माना है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में याची चयन में अनंतिम रूप से उपस्थित होने का हकदार है। कोर्ट ने सभी विपक्षी पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह और उसके बाद प्रत्युत्तर हलफनामा के लिए याचियों को 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही कहा कि इस बीच उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सुधारात्मक उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगली सूचना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रधानाचार्य भर्ती की CBI जांच कराने के लिए अड़े छात्र।
इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को चयनित कर लिया गया था जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था, या उन्होंने कुछ छात्रों ने बाद में लगाया बनवा करके और कुछ छात्रों ने नहीं लगवाया और उनका भी चयन कर लिया गया। कुछ विद्यार्थियों को बाहर भी कर दिया गया कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के। और विद्यार्थियों ने कहा कि अभी और भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास प्रमाण पत्र, उचित प्रमाण पत्र नहीं है और वो नौकरी कर रहे हैं। पीसीएस 2018 की बात है, लिखा पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य जीआईसी के 83 पदों पर हुई भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रतियोगी छात्र प्रधानाचार्य भर्ती की सीबीआई जांच कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि 83 में से तकरीबन 40 चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र मानक के अनुसार नहीं है और इसके बावजूद आयोग ने उनका चयन कर लिया है। आयोग ने पीसीएस 2018 के तहत प्रधानाचार्य के 83 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया था। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पदों को जोड़ने की मांग तेज है। आज 3-4 चौथा दिन है आज, और 4 दिन से विद्यार्थी पानी की टंकी पर वहां बैठे हुए हैं। लखनऊ एससीईआरटी निशातगंज में लिखा है, शिक्षा विभाग में रिक्त सभी पदों की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन अनवरत 90 घंटे से अधिक समय से जारी है। ये देख सकते हैं। शनिवार को भी अभ्यर्थी आंदोलनरत रहे और करीब आधा दर्जन अभ्यर्थी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी कार्यालय स्थित पानी की टंकी पर और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टंकी के नीचे प्रदर्शन व नारेबाजी करते रहे। इस दौरान एसडीएम प्रफुल्ल त्रिपाठी उन्हें मनाने पहुंचे, मगर अभ्यर्थियों ने उनकी एक न सुनी और अभ्यर्थियों की मांग सरकार रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करे। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 2 गुनी हो सकती है। अभी 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है और अब जो है प्रत्येक किसान को 12,000 रुपये प्रतिवर्ष मिल सकता है। लिखा दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर के पटना लौटे बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि शीघ्र ही 2 गुनी होने वाली है। लिखा हुआ केंद्र की ओर से राशि बढ़ाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और इससे किसानों की जो आय है वो दोगुनी करने की कवायद तेजी से हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिणाम फिर से जारी किया है और जीआईसी को मिले 26 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा पुरुष के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों को गणित विषय के 26 नए प्रवक्ता मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शनिवार को प्रवक्ता गणित के पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। तो ये तो हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सूचना। और अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी परीक्षा निरस्त करने की मांग की। सोशल मीडिया में विद्यार्थियों ने मुहिम छेड़ दी है। टीजीटी परीक्षा को निरस्त करने की मांग पहली बार इतनी तेज हुई है और जो मैंने एक पोल करवाया था यूट्यूब कम्युनिटी में, उसमें 32,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पोल किया है और उसमें भाग लिया। देखिए, जो सर्वे मैंने करवाया था यहाँ पर 4 दिन पहले, और लिखा था मैंने कि 7 और 8 अगस्त को होने वाली टीजीटी परीक्षा में व्यापक अनियमितता जैसे 100 से अधिक साल भर व शिक्षा माफियाओं पर एफआईआर की खबरें, पेपर आउट होने के आरोप, अंबेडकर नगर विवाद, कई जिलों में देरी से प्रश्न पत्र बांटने की वजह से परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं, मैंने पूछा था। तो इसमें ये देखिए लगभग 32,000 जो छात्र हैं उन्होंने वोट किया है और यहाँ पर 85% लोगों ने, लगभग 28 से 30,000 छात्रों ने ये कहा है कि ये जो परीक्षा है वो निरस्त होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। केवल 10% ने कहा है कि नहीं क्योंकि ये कभी नहीं रुकने वाला भ्रष्टाचार, और 5% ने कहा केवल जांच होनी चाहिए। तो 5% ने कहा है जांच होनी चाहिए और 85% ने ये कहा है कि परीक्षा की जो नई तिथि है वो घोषित होनी जानी चाहिए। कुल मिलाकर के लगभग 90% जो छात्र छात्राएं हैं वो इस परीक्षा प्रणाली से और जो परीक्षा हुई है उससे संतुष्ट नहीं है। टांडा अंबेडकर नगर के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया था, जिन्होंने बहिष्कार कर दिया था, क्योंकि वहां पर बताया गया था कि एक स्पेशल कमरे में कुछ लोगों को बिठाया गया था, नकल हो रही थी कमरा नंबर 28 पे, और वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे थे। शायद उस कमरे में लगा ही नहीं था सीसीटीवी कैमरा। तो इसको लेकर के जो है विद्यार्थियों ने हंगामा किया था और परीक्षा वहाँ की निरस्त कर दी गई थी वहाँ के डीएम के कहने पर। और इन विद्यार्थियों ने पता करने की कोशिश की कि इनके मामले पर क्या हुआ है। तो जानकारी ये दी गई है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी
टांडा के जो किसान इंटर कॉलेज के बारे में, और उस कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया। जैसे ही वो कमेटी रिपोर्ट देगी बहुत जल्द इन विद्यार्थियों के बारे में निर्णय ले लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल देखते हैं क्या होता है आगे। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।